नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। द रूबिका लियाकत शो में भारत 24 पर आपका स्वागत है। और आज चर्चा मणिशंकर अय्यर की। ये वो मणिशंकर अय्यर है कि जब जब चुनाव आते हैं इनके मुख से ऐसा कुछ निकल ही जाता है जो कंट्रोवर्सी लेकर आता है, लेकिन इस बार मुख से नहीं, हाथों से लिखी गई किताब आई है। किताब में क्या कहा गया है, कौन कौन से राज खोले गए हैं, आज शुरुआत द रूबिका लियाकत शो में इसी से। भारत की राजनीति में कुछ एक नेता ऐसे होते हैं जिनका काम होता है विवाद खड़ा करना और विवादों के जरिए चर्चा में बने रहना। इन लोगों का मूल मंत्र होता है बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मणिशंकर अय्यर भी कांग्रेस के उन्हीं नेताओं में से एक है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे। मोदी ने हमें दीमक बुलाया है तो मैं तो कहता हूँ कि वो एक सांप है, वो एक बिछुआ है, और ऐसे गंदे आदमी की तरफ से आलोचना हुई तो वो अपने आप में प्रशंसा बनती है। मेरे हाथ में ये जो किताब है ये मणिशंकर अय्यर ने लिखी है, मेमोयर ऑफ अ मैवरिक, द फर्स्ट 50 ईयर्स। इस किताब में मणिशंकर अय्यर ने 1941 से 1991 तक अपने अनुभव साझा किए हैं, जिससे वो फिर से चर्चा में आ गए हैं। कई सालों से उनकी चर्चा हो नहीं रही थी, इसीलिए इस फ्री वक्त में मणिशंकर ने ये किताब लिख डाली। लेकिन ना उनकी सोच बदली है ना इरादे। उन्होंने अपनी किताब में पूरा चैप्टर पाकिस्तान प्रेम में रंग दिया है। उन्होंने इस चैप्टर का शीर्षक लिखा है दिस इज एन एनिमी कंट्री, राइट? मतलब क्या पाकिस्तान वाकई दुश्मन देश है? हमारे अधिकांश राजनयिक और विदेश सचिव, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री पाकिस्तानी जनता की राय को गैर जरूरी मानते हैं। एक अंश में उन्होंने ये बात लिखी है, मेरे ख्याल से वो पेज नंबर है 230, जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और वहां पर वो ये बात लिख रहे हैं। Most of our diplomats and foreign secretaries, foreign ministers and prime minister appear to regard Pakistani public opinion as irrelevant. Most seem ready to scratch at the scabs that have formed over old wounds and ignore the alternative of cultivating good relations with ordinary Pakistani. Why refuse visas to Pakistani when we want to reprimand their rulers? Do we really believe all Pakistanis are jihadis bent on wreaking havoc on our people? Why stop the Samjhauta Express when we wish to retaliate for some act of terror that has nothing to do with 99.99% of Pakistani population? वो कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान की जो जनता है उनसे क्यों दुश्मनी करते हैं। अधिकांश लोग पुराने जख्म भरने की बजाय वो जख्मों पर जो एक मोटी परत जम जाती है स्किन की, उसे कुरेदने और आम पाकिस्तानी के साथ अच्छे संबंध बनाने के विकल्प को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम पाकिस्तान को उसकी ज्यादतियों के लिए परेशान करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को, तो आम पाकिस्तानी परेशान होता है, उसे ही मार पड़ती है। वाह भाई, आम पाकिस्तानी न सिर्फ हमारी तरह एक ही भाषा बोलता है, एक ही तहजीब साझा करता है, वो बॉलीवुड और उसके संगीत से प्यार करता है और एक ही चुटकुले पर हंसता है और उप महाद्वीप के बाहर हर जगह हमसे दोस्ती करता है। पाकिस्तान में नौकरी करने वाला लगभग हर आदमी जानता है कि पाकिस्तानी लोग भारतीयों से अच्छे संबंध रखते हैं। Well, Sunit and I were walking back from a dinner given to us in the Sindh Club by a Pakistani prisoner of war. He'd been in India as our guest for 3 years. So as we walked back, Sunit asked me a question. She said, "This is an enemy country, right?" It's a question that reverberated in my mind through my 3 years in Karachi and has continued to reverberate in my mind for the last 40 years. Is Pakistan an enemy country? Well, my short answer to that is that
the Pakistanis are not an enemy people. The government of Pakistan does a lot of things that does make them an enemy of ours. But how far are they reacting to us and how far are they provoking us? अरे तो हुजूर क्या करें, पाकिस्तान की जनता को हिंदुस्तान में बसा लें। ये वही पाकिस्तान की जनता है ना जो अपने हुक्मरानों को चुनती है, आर्मी की अपनी इज्जत करती है, और वही आर्मी और आईएसआई मिलकर हिंदुस्तान के पीठ पर खंजर भोंकते हैं। गजबी बड़ा दिल है भाई आपका। मतलब जो पाकिस्तान देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने की साजिश रचता है, अवैध घुसपैठ कराता है, आतंकवादी भेजता है, आतंकवादी हमले कराने की साजिश रचता है, इनकी नजर में मणिशंकर अय्यर जी, आपकी नजर में वो पाकिस्तान मासूम है। पाकिस्तानी तो शराफत के पुतले हैं ही। अय्यर दिसंबर 1978 से जनवरी 1982 तक कराची में भारत के कॉन्सुलेट जनरल के तौर पर तैनात थे। मणिशंकर को पाकिस्तान में कोई खराबी नजर नहीं आती, वो हमारे सलूक में खराबी नजर आती है। उन्हें सारी खराबी पाकिस्तान को लेकर भारत की विदेश नीति में नजर आती है। सुनिए। Majority of the foreign service is completely wrong on Pakistan. And that our Ministry of External Affairs, which is so brilliant in understanding Paraguay, just does not understand our neighboring country, Pakistan. And the reason for this is that their minds, I'm saying this in front of Sham Saran, who is perhaps one of our most distinguished foreign secretaries, their minds are full of prejudices. And if you read Chinmay Ghare Khan's book called Centers of Power, he writes about 12 pages on how the entire elite of Indira Gandhi's PMO were engaged in competing with each other in giving drafts of a treaty which they hoped the Pakistanis would reject. पता नहीं मुझे क्यों ये लग रहा है जैसे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं अय्यर साहब, लेकिन बाउंड्रीज के उस पार। अय्यर का मोदी विरोध आप सब जानते ही हैं, पाकिस्तान प्रेम तो आपने देख लिया है। मैं फिर कह रही हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तानियों से प्रेम तो आप जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी जो झेलता रहा है, और ऐसा नहीं है कि दोस्ती का हाथ हमने नहीं बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान मुशर्रफ के साथ, और फिर क्या हुआ था, करगिल का छुरा भोंका गया था। और ये एक बार नहीं, ये जख्म हर बार हिंदुस्तानियों ने झेले। ये वही पाकिस्तान है जहां पर हाफिज सईद जो है जमाई की तरह रह रहा है, और इनको लगता है अय्यर साहब को कि पाकिस्तानियों के साथ हिंदुस्तानी बैर करते हैं। विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय, एंटायर वो जो पीएमओ है इंदिरा गांधी के वक्त का जिक्र कर रहे हैं, वो सलूक जानबूझकर करते हैं, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से। आई थिंक पाकिस्तान डिजर्व्स इट। अय्यर का मोदी विरोध आप जानते हैं। हमने जो मणिशंकर अय्यर की पुरानी बातें आपको सुनाई, उसमें तो 2014 से पहले ही पीएम मोदी के बारे में वो क्या क्या कहते रहे आपने सुना है। उनकी बद्दुआएं काम नहीं आई हैं, ऊपर वाले ने भी उनकी नहीं सुनी। मणिशंकर अय्यर का मोदी विरोध लेकिन बावजूद उसके अभी भी बरकरार है। वो पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी की विदेश नीति को भी गलत बताते हैं। पिछले 9 वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच सभी बातचीत बंद है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये लिखा है किताब में, लगभग हर प्रधानमंत्री अगर उनके पास समय होता तो पाकिस्तानियों के साथ किसी न किसी तरह की बातचीत का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब हम एक ठहराव की स्थिति में हैं और इस रोग का शिकार केवल आम लोग हैं। बातचीत न करने से पाक सेना का कुछ नहीं बिगड़ा है, बल्कि वहां के लोग शिकार बन रहे हैं। वहां के लोगों के रिश्तेदार बड़ी संख्या में भारत में रहते हैं और उनमें से कई हमारे देश की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, जो वो अब नहीं कर पा रहे हैं। हम पाकिस्तानी लोगों को क्या निशाना बना रहे हैं? आप चाहे तो पाकिस्तानी प्रतिष्ठान को निशाना बना सकते हैं, लेकिन जहां तक लोगों का सवाल है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये बाकायदा बातें लिखते हुए आपको मणिशंकर जो है वो नजर आ रहे हैं। मणिशंकर जितने पाकिस्तान के भक्त हैं वो हिंदुत्व के उतने ही बड़े विरोधी हैं, आलोचक हैं। इसके लिए वो राजीव गांधी से भी नाराज हैं और नरसिम्हा राव से भी। उन्होंने दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करना राजीव गांधी को सबसे बड़ी गलती थी।
अयोध्या में उनका शिलान्यास कराना पाप था। उफ। मैंने राजीव से कहा कि उनको अपने फैसले खुद लेने चाहिए थे, लेकिन अंत में तो प्रधानमंत्री का फैसला होता है। इसी शिलान्यास के चलते कांग्रेस चुनाव हारी, हम बीजेपी को रोक नहीं पाए। मोहब्बत पाकिस्तान से बड़ी है, पाकिस्तानियों से बड़ी है, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों से, राजीव गांधी के अयोध्या में कुछ काम करवाने से बहुत एतराज है। खास बात यह है कि मणिशंकर अय्यर जब राम मंदिर का शिलान्यास कराने को राजीव गांधी का पाप बता रहे थे, तब सोनिया गांधी भी समारोह में मौजूद थी, क्योंकि मणिशंकर अय्यर पूरी जिंदगी गांधी परिवार के भरोसे ही राजनीति करते रहे। उन्हें राजीव गांधी ही राजनीति में लेकर आए थे, लेकिन उन्हें राजीव गांधी की काबिलियत पर यकीन नहीं था। उन्होंने लिखा, जब मुझे पता चला कि राजीव गांधी को पीएम बनाया जाएगा तो मैं हैरान रह गया। तब तक मैं उनके बारे में सिर्फ इतना जानता था कि वो इंडियन एयरलाइंस के पायलट हैं। मैंने सोचा कि एक पायलट इस महान देश को कैसे संभाल सकता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब पूरे देश में सिखों के खिलाफ दंगे भड़के हुए थे। इन दंगों में हजारों सिख मारे गए। इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है? सिख विरोधी दंगे जब शुरू हुए, तब राजीव जी ने सोचा कि क्योंकि इंदिरा जी के सबसे वरिष्ठ मंत्री नरसिम्हा राव जी गृह मंत्री हैं, और इसका जिक्र वो बाकायदा यहां पर कर रहे हैं। And then came the fateful sentence, but when a mighty tree falls, it is only natural that the earth around it does shake a little. ये वही बात है। ऊपर वाले हाईलाइटेड उस पर देखिए आप। And then came the fateful sentence, but when mighty tree falls, it is only natural that the earth around it does shake a little. सबसे वरिष्ठ मंत्री नरसिम्हा राव जी गृह मंत्री थे, एक वरिष्ठ अफसर खुराना थे। ये दो लोग मिलकर मामले का हल निकालेंगे, ये वो लिख रहे हैं, क्योंकि इंदिरा जी के सबसे वरिष्ठ मंत्री नरसिम्हा राव जी गृह मंत्री हुआ करते थे, एक वरिष्ठ अफसर खुराना थे। ये दो लोग मिलकर मामले का हल निकालेंगे। जब उन्होंने देखा इनके बस का काम नहीं है, तो रात के 2 बजे उन जगहों पर गए जहां सिखों का कत्लेआम हुआ था। मेरठ से सेना बुलाकर उन्होंने स्थिति को सामान्य बनाया। उसके 16 दिन बाद उन्होंने वो कहा था जो उनके बारे में कहा जाता है कि 31 अक्टूबर को ही पेड़ की बात, जिससे दंगे शुरू हुए। हकीकत यह है कि परिस्थिति को सामान्य बनाने के 16 दिन बाद उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नहीं, जब धरती हिलती है तब पेड़ गिरता है। विवाद खड़ा करना मणिशंकर अय्यर की फितरत है। मुझे लगता है कि ऐसी किताबें इसलिए लिखी जाती है ताकि कुछ दिन चर्चा हो, लोग भूल ना जाए कि कांग्रेस के शासन में मणिशंकर कितनी बड़ी हस्ती हुआ करते थे। शायद प्रचार की यही भूख रही होगी कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस के बजाय बीजेपी का प्रधानमंत्री बता दिया। उन्होंने सवाल जवाब के दौरान कहा कि पीएम नरसिम्हा राव ने मुझे बताया कि वो धर्मनिरपेक्षता की मेरी परिभाषा से सहमत नहीं थे। मैंने पूछा कि धर्मनिरपेक्षता की मेरी परिभाषा में क्या गलत है, तो नरसिम्हा राव ने कहा, मणि, ऐसा लगता है कि आप नहीं समझते कि एक हिंदू राष्ट्र है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और कहा कि बीजेपी तो यही कहती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, बल्कि नरसिंह राव थे। बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बता रहे हैं। हालांकि इस वाक्य का जिक्र वो इसके बाद आने वाली किताब में करेंगे। जब उनके जीवन के पहले 50 साल में इतना मसाला है, आप समझिए, तो आप कल्पना कर लीजिए कि अगली बुक में वो कैसे कैसे राज खोलेंगे। मैं आपको मणिशंकर अय्यर के ज्ञान का एक और नमूना सुनाती हूँ। जब चंद्रयान तृतीय चांद पर पहुंचने वाला था और पूरा देश इसके लिए दुआएं कर रहा था, तब उन्होंने कहा, क्या? सुनिए। What the moon landing brings to my mind is Rajiv Gandhi's clearly ranking ISRO above our Atomic Energy Commission. And the reason he did that is that he felt that Dr. Ramanna, who was heading the Atomic Energy Commission, was obsessed with making the bomb, whereas Dr. Satish Dhawan,
who was heading ISRO, was dead against the weaponization of outer space. So you might describe ISRO as a Gandhian organization which has just achieved its goal, and the Atomic Energy Commission as clearly anti-Gandhian. मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ATOMIC होना चाहिए था, वो TOMIC आ गया है। वो एटॉमिक एनर्जी है जिसका हम जिक्र कर रहे थे ग्राफिक्स में, लेकिन आप थियरी देख रहे हैं मणिशंकर अय्यर की। मतलब देश अपनी सुरक्षा ना करे, इनके हिसाब से हमारी रक्षा करने वाली सेना और सेना के लिए औजार बनाने वाले गलत है, मतलब गांधीयन नहीं है। यही मणिशंकर की खासियत है, वो इन्हीं तरीक़ों से चर्चा में रहते थे और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी रहते रहेंगे। उन्होंने कुछ और बातें इस किताब में लिखी है, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं 370 के कभी भी पक्ष में नहीं था। ये देखिए, I took down the questions and said we would return with draft answers. Akbar seemed a little shaken and to best of my memory took little further part a sampling of question, why should we not have a uniform civil code? What justification was there for negating the Shah Bano judgment by an act of parliament? मेरे ख्याल से ये उसका जिक्र कर रहे हैं कि मुझसे ये सवाल जो है पूछे गए थे या लिख कर दिए गए थे। ये किताब का ये अंश ज़रूर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगी, लेकिन जितना अब तक आपके सामने रखा है आप समझ ही गए होंगे कि फुल ऑफ कंट्रोवर्सी है, और वो इसलिए क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो मणिशंकर अय्यर की चर्चा आखिर कौन करेगा। अब ज़रा बात मिशन चंद्रयान तृतीय की। लैंडर विक्रम ने 29 घंटे पहले इतिहास रच दिया। आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को दिल से सलाम। हिंदुस्तान के नाम की चांद की जमीन पर छाप पड़ चुकी है। आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो कुछ मिनट पहले ही इसरो ने शेयर किया है। ये तस्वीर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान ली गई थी। ये धीरे 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 विक्रम लैंडर जो है नीचे की तरफ उतर रहा है, उसका एक हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा स्लैंटिंग पोजीशन में इस तरीके से, और ये धीरे 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 ज़मीन की तरफ जाता हुआ विक्रम लैंडर आपको नज़र आ रहा है। वहाँ पूरा आपको सीक्वेंस जो है बदलता हुआ दिख रहा होगा। थोड़ा सा रुकते हैं हम, इंतज़ार करते हैं जब ये ज़मीन को छू लेगा। और ये दूर से ली हुई तस्वीर है जो धीरे 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 वहाँ ज़मीन की सतह पर जाती हुई दिख रही है। इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने आज मैं कुछ अखबारों के पन्ने रख रही हूँ, मेरे हाथों में तो हैं ही, मैं चाहती हूँ कि वो वॉल पर भी यानी स्क्रीन पर भी आपको दिखे। ये दुनिया भर के तमाम बड़े अखबारों की हेडलाइंस इस वक्त आपके सामने रख रही हूँ। इंडिया इज ऑन द मून, लैंडर सक्सेस मूव्स नेशन टू नेक्स्ट स्पेस चैप्टर। India becomes the 4th country ever to land a spacecraft on the moon. फिर देखिए पीपल्स डेली ऑनलाइन, चाइना का माउथपीस, इंडियाज चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन मून। और डॉन को देखिए आप, इंडिया becomes first nation to land spacecraft near moon south pole. India lands a spacecraft softly on the moon's surface. BBC लिखता है, जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, दी एलिमेंट दैट, ये तो ऐड चल रही है, लेकिन उधर देखिए आप, इंडिया स्पेसक्राफ्ट फर्स्ट टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। ये तमाम अलग अलग तरीके के इस वक्त हेडलाइंस जो है आपको नज़र आ रही है। ये हेडलाइंस डॉन देखिए, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लैंड स्पेसक्राफ्ट नियर मून साउथ। अल जजीरा लिखता है, इंडिया लैंड्स चंद्रयान 3 क्राफ्ट ऑन मून असर्टिंग इट्स प्लेस इन स्पेस टेक। पीपल्स डेली मैंने पढ़ के आपको बताया है। उसके बाद बीबीसी, चंद्रयान 3 इंडिया मेक्स हिस्टोरिक लैंडिंग नियर मून साउथ पोल। ये बीबीसी का जो मैं अब तक पढ़ नहीं पाई थी। तो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइंस हैं। इन हेडलाइंस को आपने देखा। ये हेडलाइंस क्या बताती है? ये हेडलाइंस हमारी ताकत बताती है। ये हेडलाइंस बताती है कि हमने 29 घंटे पहले क्या हासिल कर लिया। पूरी दुनिया हमारे इसरो की कामयाबी को हैरान निगाहों से देख रही है। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर दक्षिण अफ्रीका की है, और ये देखिए, इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एक अखबार हाथ में थामे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में अखबार है, और उस अखबार में क्या लिखा हुआ है?
लिखा है इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड समझ रहे हैं ना आप, स्पेस की तरफ जाते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव हो पाया है। ये तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग की है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को एक न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं, और आपने देखा द स्टार प्रेटोरिया न्यूज़, ये उस अखबार की हेडलाइन है जो वहाँ का बड़ा फेमस और प्रतिष्ठित अखबार है अफ्रीका का। तस्वीर चंद्रयान तृतीय की सफलता के जश्न मनाते हमारे वैज्ञानिकों की तस्वीरें नीचे की तरफ दिख रही है। दुनिया के तमाम अखबार आज भारत का गुणगान कर रहे हैं, दुनिया के तमाम वैज्ञानिक हैरत में हैं, और ये सब हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और सोच का नतीजा है। आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर है विक्रम लैंडर से निकलते प्रज्ञान रोवर की। प्रज्ञान रोवर की इस तस्वीर को इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयंका ने स्पेशल मीडिया पर शेयर किया है। विक्रम लैंडर से निकलने के बाद प्रज्ञान अपने काम में लग चुका है। बाकी की खोज अब प्रज्ञान के हवाले है, और हम दुआ करते हैं प्रज्ञान रोवर अब अगले 12 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर करीब 500 मीटर का चक्कर लगाएगा, और इस दौरान प्रज्ञान की जो बारी है वो इस बात को लेकर होगी कि वो वहां से क्या क्या खोज कर लाता है। प्रज्ञान रोवर की रफ्तार इस बीच 1 cm पर सेकेंड रहने वाली है। इस दौरान रोवर अपने आसपास मौजूद चीजों को स्कैन करता रहेगा, उसकी जानकारी विक्रम लैंडर को भेजेगा, जिसके बाद विक्रम लैंडर उस जानकारी को इसरो हेडक्वार्टर भेजने वाला है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर पर लगा जो कैमरा है वो चांद की सतह की तस्वीरें लगातार क्लिक करता रहेगा, और तस्वीरों को भी विक्रम लैंडर की मदद से इसरो तक भेजेगा। सो बेसिकली जो हमारा प्रज्ञान है, प्रज्ञान का संपर्क जो है वो नहीं है किससे, हमारे इसरो से, संपर्क है विक्रम लैंडर का। तो प्रज्ञान भेजता है विक्रम लैंडर को, विक्रम लैंडर जो है वो इसरो को भेजेगा सारी की सारी जानकारी। ये जानना जरूरी है कि जिस इसरो को पश्चिमी देशों की एजेंसियां लगभग इग्नोर करके चलती थी, आज वो इसरो अपने दम पर दुनिया के तमाम विकसित देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों को पीछे छोड़कर चांद के पश्चिमी ध्रुव पर पहुंच गया है। आज जब हम ये बात कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों की एजेंसियां इसरो को इग्नोर करती थी, तो इसकी एक वजह है। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन ने चंद्रयान तृतीय की सफलता पर एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा था कि भारत को पहले टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से रोका जाता था। चंद्रयान तृतीय की सफल लैंडिंग ने अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि अब इसरो के पास लैंडिंग कैपेसिटी आ गई है, जिसका मतलब है हम टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। हम ट्रेंड सेटर है, इसीलिए भारत दुनिया के हर उस फैसले में अहम रोल निभाएगा जिसमें स्पेस से जुड़े अभियान की शुरुआत होगी। तो कस्तूरीरंगन पूर्व इसरो प्रमुख की ये जो बात है वो महत्वपूर्ण है। यानी चंद्रयान तृतीय की सफलता इतनी नहीं है कि वो चांद पर कई खोज करेगा, बल्कि चंद्रयान तृतीय की सफल लैंडिंग ने भारत को उस क्लब में शामिल कर दिया है जिसे एलीट कहा जाता है, जहां बिना भारत की सहायता से कोई देश अंतरिक्ष के किसी भी अभियान की शुरुआत नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत ने सिर्फ दूसरी बार में ही सॉफ्ट लैंडिंग की जटिलताओं पर विजय पाली है। यह सफलता, जिसे विज्ञान की भाषा में कैलकुलेशन कहते हैं, उसे इसरो ही दुनिया को बता सकता है कि कैसे कर दिया भाई। इसरो का मन हो तो वो बताए, ना हो तो ना बताए। हालांकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम पर भरोसा करता है, और इसीलिए हमारी जो उपलब्धि है उसमें पूरे विश्व के साथ बांटने की वो क्षमता भी है, और इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही कर दिया था। On this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future.
प्रधानमंत्री ने जो कहा वो हमारी परंपरा है। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन ये बात दुनिया के बाकी देशों पर लागू नहीं होती ना। इसीलिए आज जब हम इसरो की तारीफ कर रहे हैं, उसकी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं या इसरो को झंडे गाड़ते हुए देख रहे हैं, तो कुछ साल पहले तक उसी इसरो की मजाक उड़ाते हुए दुनिया को भी देख रहे थे। तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों ने हतोत्साहित तब किया था, उसे भी हमें याद करना जरूरी है। ब्रेन हार्वे नाम के लेखक ने अपनी किताब रशिया इन स्पेस द फेल्ड फ्रंटियर में लिखा कि जब 18 जनवरी 1991 को इसरो और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में क्रायोजेनिक इंजन के लिए डील हुई तो अमेरिका की नज़र इस पर थी। क्रायोजेनिक इंजन असल में रॉकेट में लगता है, जिसकी मदद से रॉकेट तेज रफ्तार से ऊपर जाते हैं और ईंधन की खपत भी कम होती है। इसरो के पास तब क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, इसीलिए हमें उपग्रहों के भेजने में मुश्किल हुआ करती थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को डर था कि अगर इसरो के हाथ क्रायोजेनिक इंजन लग जाएगा तो नासा का व्यापार ठप हो सकता है, और इसीलिए इस डील पर रोक लगाने के लिए मई 1992 में अमेरिका ने इसरो और रशिया की उस एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन की डील को MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का उल्लंघन बता दिया, जबकि वही अमेरिका भारत को 1988 में ही क्रायोजेनिक इंजन खरीदने का ऑफर दे चुका था। मतलब जो डील अमेरिका करना चाहता था वो प्रतिबंध के दायरे में नहीं था। मालूम है इस प्रतिबंध की असल वजह क्या है? रूस के साथ इसरो की पूरी डील, जो कि करीब 235 करोड़ रुपए में हुई थी, और ऐसा ही ऑफर अमेरिका ने दिया था, लेकिन अमेरिका की कंपनी GE ने 800 करोड़ रुपए में भारत को इंजन की पेशकश की थी। इसीलिए जब भारत ने सस्ते दाम पर रूस के साथ उसी डील को किया तो भारत और रूस दोनों पर अंतरिक्ष संगठन इन दोनों ही अंतरिक्ष संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका को लगा होगा कि इस प्रतिबंध से तो इसरो की उड़ान पर रोक लग जाएगी, हमारे बगैर थोड़ी ही कुछ कर पाएगा, लेकिन वो भारतीय क्षमताओं को नहीं जान पाया। पश्चिमी देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बाद भी इसरो ने एक बार नहीं बार बार ये करके दिखाया कि भारत का अंतरिक्ष मिशन किसी का मोहताज नहीं है। हाँ, कुछ साल जरूर इसमें हमें लग गए। इसरो ने 2001 में PSLV से शक्तिशाली GSLV रॉकेट बना लिया, जिसके बाद तो भारत का अंतरिक्ष मिशन दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। 2008 में इसरो ने चंद्रयान प्रथम, 2013 में मंगलयान, इसके बाद ही भारत ने दूसरे देशों के 424 उपग्रह लॉन्च किए। 2017 में एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया। 2019 में इसरो ने चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया। 2023 में इसरो ने नासा को भी पीछे छोड़ दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। ये हमारा भारत है, इसे जितना दबाओगे ये उतना लंबी छलांग लगाएगा, वो भी नासा जैसी एजेंसियों के तामझाम से दूर रहकर। आपको पता है भारत का अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान तृतीय का बजट जो है वो हमारे हॉलीवुड की उन फिल्मों से भी कम है जो अंतरिक्ष मिशन पर बनी हुई है। 2016 में एक फिल्म आई थी पैसेंजर्स, उस फिल्म का बजट था 908 करोड़ रुपए। 2015 में एक और फिल्म आई थी द मार्शियन, इस फिल्म का बजट था 891 करोड़ रुपए। 2014 में एक और फिल्म आई इंटरस्टेलर, इस फिल्म का बजट था 1360 करोड़ रुपए। हमारे चंद्रयान तृतीय पर कितना खर्च हुआ? 615 करोड़। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष को लेकर फिल्म बनाने पर जहां हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं इसरो ने सिर्फ 615 करोड़ रुपए में रील नहीं रियल चीज पैदा कर दी। भारत को वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचना अभी तक दुनिया के किसी देश के बस की बात नहीं। और यही इसरो को सबसे अलग करता है, सबसे खास बनाता है और सबसे अद्भुत बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं बात ब्रिक्स की। साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट हो रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई, हर तस्वीर के अलग माने हैं, अर्थ निकाले जा सकते हैं, हर तस्वीर कुछ कह भी रही है। हिंदुस्तान के बारे में तस्वीर क्या कहती है, इस तस्वीर में आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए क्या नजर आ रहा है। इस तस्वीर के केंद्र में, सेंटर में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुखिया। दुनिया के बाकी देश हिंदुस्तान के इर्द गिर्द इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। ये मेरे हिंदुस्तान की ताकत है,
ये तस्वीर बता रही है कि हिंदुस्तान अब दुनिया की धुरी बन चुका है। दुनिया के हर देश को अब हिंदुस्तान की जरूरत है। दुनिया का हर मुल्क अब भारत के बिना खुद को अधूरा, अपनी ताकत को अधूरा मान रहा है। अब दूसरी तरफ की बढ़ते हैं, दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है ये। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हुए दिख रहे हैं। उनके पीछे पीछे चल रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये तस्वीर है बहुत कुछ सेकंड्स की, लेकिन इस तस्वीर में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज को देखिए। जिनपिंग के हाव भाव बदले हुए हैं। कुर्सी पर बैठ रहे जिनपिंग को आप देखिएगा, जिनपिंग के कदम थोड़े थके हुए से दिख रहे हैं। चरमरा रही अर्थव्यवस्था का बोझ सीधे तौर पर उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। इस अर्थव्यवस्था के बीच चीन को भी समझ आ गया है कि भारत के बिना भविष्य अंधकारमयी है। और पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये एक विजेता की बॉडी लैंग्वेज है, ये विश्व गुरु की बॉडी लैंग्वेज है। एक्सेलेंसी, लैटिन अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक, पश्चिम एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक, इंडो पैसिफिक से लेकर इंडो अटलांटिक तक भारत सभी देशों को एक परिवार के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज अ फैमिली हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का आधार है। पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, वर्ल्ड इज वन की बात की और इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए भारत ने ब्रिक्स संगठन के विस्तार पर मोहर लगा दी। ब्रिक्स किन देशों का संगठन है ये आप जानते हैं। हमने आपको द रुबिका लियाकत शो में मंगलवार यानी 22 अगस्त को बताया था। एक बार फिर से फटाफट से जान लीजिए। बी ब्राजील से आया, आर रशिया से लिया गया, आई इंडिया यानी हमारा हिंदुस्तान, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका। इस ब्रिक्स संगठन में दुनिया के 40 देश शामिल होने के लिए आतुर थे, ये भी हमने आपको बताया। इन देशों में एक नाम पाकिस्तान का भी था, लेकिन पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। ब्रिक्स संगठन का विस्तार तो किया गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। यहां तक कि पाकिस्तान के नाम पर चर्चा तक नहीं की गई है। जगह किन किन देशों को मिली है वो जान लीजिए। साउथ अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े देश अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। खाड़ी देश मिस्र को, सऊदी अरब को, यूएई को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया है। ईरान और अफ्रीकी देश इथियोपिया को भी ब्रिक्स का सदस्य बनाने की मंजूरी मिल गई है। ये सभी 6 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के सदस्य देश बनेंगे। चीन चाहता था कि ब्रिक्स में बर्बाद हो चुके पाकिस्तान को शामिल किया जाए, लेकिन भारत ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और सिर्फ उन देशों को ही ब्रिक्स का सदस्य बनाया जिनकी इकोनॉमी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। अर्जेंटीना की इकोनॉमी साल 2022 में 5.2% की रफ्तार से बढ़ रही थी। इथियोपिया की जीडीपी विकास दर 2023 में 5.8% आंकी गई। मिस्र की ग्रोथ रेट 4.2 आंकी गई। सऊदी अरब की ग्रोथ रेट 2022 में 7.6% रही थी। यूएई की विकास दर 2022 में 7.41% रही थी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की एवरेज विकास दर 3% के करीब बनी हुई है। और पाकिस्तान का हाल तो आप सभी लोग जानते हैं, कर्ज में डूबा हुआ है, किसी तरह से जिंदा है। विकास दर तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान के लिए अभी वो बहुत दूर की कौड़ी है। अब ब्रिक्स में भारत ने 4 खाड़ी देशों को एक साथ शामिल होने की सहमति दी है। क्यों दी वो समझिए। एक्चुअली ब्रिक्स में शामिल होने वाले 4 देशों में से 3 वो है जिनसे भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। इस साल मई में भारत ईरान से रोजाना 8,30,000 बैरल कच्चा तेल आयात कर रहा था, जबकि यूएई से इसी महीने में भारत रोजाना 2,03,000 बैरल कच्चा तेल खरीद रहा था। सऊदी अरब से 2023 में भारत ने रोजाना 4,84,000 बैरल कच्चा तेल आयात किया है। साल 2022 में अर्जेंटीना को $2 बिलियन से ज्यादा का सामान निर्यात किया। इथियोपिया में टाटा और वेदांता समेत भारत की कम से कम 35 कंपनियों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। यानी भारत ने पूरी रिसर्च के साथ ब्रिक्स संगठन के विस्तार को मंजूरी दी है। भारत हमेशा एक धरा और एक परिवार की बात करता है और भारत का ब्रिक्स को मजबूत करना भी इसी विचारधारा का हिस्सा है। सच ये भी है कि ब्रिक्स संगठन बिजनेस के मामले में G7 देशों को टक्कर दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस
मौके को भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख भी रहे हैं। ये वजह है कि पूरी रिसर्च, होमवर्क, सोच समझ और परख के बाद ये फैसला ब्रिक्स में लिया गया है। और अब बात रशिया की, जहां गजब का बदला लिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी के चीफ का कत्ल हो गया। उस आर्मी का चीफ मारा गया जिसके डर से रूस के दुश्मन कांपा करते थे। वो आर्मी जिसने रूस को यूक्रेन के सोलेडार और बखमूत शहर जिता दिया था। उस प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर के चीफ प्रिगोजिन की मौत हो गई और प्रिगोजिन के साथ 7 कमांडर्स मारे गए। कुल 10 लोगों की विमान हादसे में मौत हुई। वैगनर ग्रुप नेतृत्वहीन हो गया, लेकिन यह हादसा नहीं है, यह बदला है, और यह बदला है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सारी दुनिया यही मान रही है। पुतिन के बारे में एक बात बहुत साफ कही जाती है कि पुतिन को गुस्सा दिलाने का मतलब जिंदगी से दुश्मनी करना। व्लादिमीर पुतिन ने किस तरह अपने दुश्मन का एक एक करके हिसाब लिया, आज मैं आपको ये बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात वैगनर चीफ प्रिगोजिन की। प्रिगोजिन बीती रात जब अफ्रीका से मॉस्को लौट रहे थे, तभी आधे रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो गया। रूसी शहर थेवेर में प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश पर 2 थियरीज बताई जा रही है। पहली ये कि पुतिन के इशारे पर प्लेन में बॉम्ब रखा गया। दूसरी ये कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से प्लेन को मार गिराया गया, क्योंकि क्रैश साइट से महज 50 किलोमीटर दूर पर ही S-300 तैनात भी था। कभी पुतिन का सबसे बड़ा वफादार प्रिगोजिन कैसे पुतिन का नंबर 1 दुश्मन बन गया, आज ये कहानी भी आपको जाननी चाहिए। रूस यूक्रेन बैटलफील्ड में प्रिगोजिन पुतिन के लिए काम किया करता था, पुतिन से दुश्मनी कर बैठा था। 24 जून को वैगनर ग्रुप ने रूस के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। इसके बाद वैगनर आर्मी यूक्रेन के कैंप छोड़कर रूसी सीमा में दाखिल हो गई थी। प्रिगोजिन ने रोस्तोव शहर और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। प्रिगोजिन ने तब पुतिन को मरने मारने की धमकी देते हुए कहा था, रूसी सेना के कई हेलीकॉप्टर्स को हमने गिरा दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। हमारा टारगेट पुतिन को हटाना है। वैगनर की बगावत के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश की जनता को एड्रेस किया। उन्होंने वैगनर और प्रिगोजिन को गद्दार बता दिया। भारी मन से पुतिन ने पीठ पर छुरा घोंपने और धोखा देने की बात भी कही। इसके 24 घंटे के अंदर ही प्रिगोजिन ने मॉस्को की ओर अपना कूच रोक दिया। इस बगावत को रोकने में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बहुत अहम भूमिका निभाई। हालांकि पुतिन ने इस बगावत को समय रहते रोक लिया था। Вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. बात समझ में आ गई आपको? और नहीं पढ़ पाए तो मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। पुतिन से पूछा कि आपने माफ कर दिया है? पुतिन ने कहा हाँ, लेकिन नॉट एवरी टाइम, हर चीज़ नहीं, नॉट एवरीथिंग, हर चीज़ नहीं। तो कौन सी बात पर माफ़ी देना असंभव है? तो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं बिट्रेयल, धोखा। और पुतिन के हाव भाव देखिए, पुतिन साफ कह रहे हैं विद्रोह की माफ़ी नहीं। और इसीलिए पुतिन के लिए कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं हैं। जिसने भी पुतिन के साथ रूस में रहकर दुश्मनी मोल ली, उसका मरना तय। प्रिगोजिन ने 24 जून को बगावत की। 2 महीने बाद 24 अगस्त को प्रिगोजिन को खत्म कर दिया गया। किसी जमाने में पुतिन का खास हुआ करता था प्रिगोजिन। पुतिन अपना जन्मदिन मनाने रेस्टोरेंट में गए थे, वहीं पहली बार प्रिगोजिन से मुलाकात हुई थी। फिर 1990 में दोनों की जो ये बातचीत है वो आगे बढ़ी। सेंट पीटर्सबर्ग में रेस्टोरेंट चलाने के दौरान पुतिन से इनकी मुलाकात हुई थी। करीबी बढ़ी, पुतिन के राइट हैंड बन गए। रेस्टोरेंट के बाद प्राइवेट आर्मी बना दी। प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी ने यूक्रेन के साथ बहुत सारे युद्ध किए, अहम भूमिका निभाई। रूस में पुतिन के बाद दूसरे सबसे पावरफुल शख्स के तौर पर प्रिगोजिन को जाना जाता था। पुतिन के गुस्से का शिकार सिर्फ प्रिगोजिन नहीं बना, इससे पहले भी पुतिन पर कई लोगों को मारने का आरोप लगा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ठान लिया, ये मान लिया पुतिन ने
कि इसको अब नहीं रहना है, तो साम दाम दंड भेद और रास्ते से हटा दिया गया। हालांकि अभी भी ये दावे हैं, सच्चाई क्या है ये पुतिन जानते हैं। और अब बात विश्व विजेता बनने से चूक गए भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा की। प्रज्ञानंद भले ही विश्व विजेता बनने से रह गए, लेकिन हमारे लिए तो विजेता है। दुनिया को यह बता दिया कि अगली बाजी उन्हीं के नाम होगी। महज 18 साल की उम्र में एक लड़का जब शतरंज की बिसात बिछाता है तो बड़े बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं। आज चेस वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। 29वीं रैंकिंग वाले प्रज्ञानंद के सामने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन थे। वैसे तो यह मुकाबला 3 दिन से खेला जा रहा था, लेकिन अंतिम लड़ाई आज ही लड़ी गई। 22 अगस्त को प्रज्ञानंद और मैग्नस कार्लसन के बीच फाइनल का पहला गेम हुआ। प्रज्ञानंद ने इस गेम में कार्लसन को ड्रॉ पर रोक दिया। 23 अगस्त को काले मोहरों से खेलते हुए प्रज्ञानंद ने एक बार फिर कार्लसन को ड्रॉ पर रोक दिया। 24 अगस्त को कार्लसन ने पहले गेम में प्रज्ञानंद पर दबाव बनाया, उन्हें मात दी। हालांकि दूसरे गेम में प्रज्ञानंद ने फिर से ड्रॉ खेला, लेकिन पहला गेम हारने के चलते मैग्नस कार्लसन विजेता बन गए। फाइनल में पहुंचने का प्रज्ञानंद का सफर आसान नहीं था। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी से भले ही प्रज्ञानंद परास्त हो गए हो, लेकिन वर्ल्ड नंबर 3 चेस प्लेयर को प्रज्ञानंद ने इसी टूर्नामेंट में धूल चटाई थी। प्रज्ञानंद भले ही वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हार गए हो, लेकिन वो 2025 में वापसी करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे इसरो ने 2019 में मिली शिकस्त के बाद बुलंद हौसलों के साथ वापसी की और चांद पर परचम लहरा दिया। प्रज्ञानंद और इसरो चीफ एस सोमनाथ में समानता है। दोनों अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। दोनों हिंदुस्तान की परंपरा को अपने माथे पर ओढ़ते हैं। तभी तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बापू के माथे पर चंदन का टीका आपको दिखता है। चांद फतह करने वाले एस सोमनाथ भारतीय ऋषि मुनियों का गुणगान करते दिखते हैं। Ideas like zero, the concept of shunya, the concept of infinity, the algebra, the square root of numbers. These are the findings of those great rishis expressed in very beautiful poetic ways. Even Bothayana equated to Pythagoras theorem. You know, Bothayana was living in during 800 BC. Pythagoras came much later. I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic now travelers. It went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here, it was written down in this language. ये हिंदुस्तान की संस्कृति है और सब कुछ खोजने वाला हिंदुस्तान अपनी खोज पर घमंड नहीं करता है। वो लोग जो यहाँ से सब चीजें चुरा कर ले गए, आइडियाज चुरा कर ले गए, हमारे फॉर्मूलाज चुरा कर ले गए, वो वापस अगर हम उस पर बात करेंगे तो कोई कैसे कह सकता है कि ये लोग समझदार नहीं है, या देखिए ये कैसी बातें कर रहे हैं। भारत अपनी हर खोज को दुनिया को समर्पित करता है, भारत को खास बनाती है, यही उसकी जिद। तभी तो आज भारत चांद पर है और हम जानते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब प्रज्ञानंद भी वर्ल्ड चेस चैंपियन होंगे इंशाल्लाह। फिलहाल द रूबिका लियाकत शो में मुझे आपसे इजाजत लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा। भारत 24 देखते रहिए।